बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जाम्पल परमुटेशन और फैक्टोरियल से रिलेटेड है। जैसे एवेल्यूएट ईच ऑफ दीज 8 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, और आखिर में पार्ट में कहा है कि यूजिंग एक्सेल। यही तमाम पार्ट्स हमने करने हैं, पार्ट्स 8 थ्रू जी यूजिंग एक्सेल। 8 फैक्टोरियल जैसे आप समझते हैं कि 8 और 7 6 5 2 3 4 3 2 1 इनकी प्रोडक्ट 8 फैक्टोरियल है, तो ये आंसर आ जाता है हमारा। इस तरह 10 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है। इसको प्रूव इस तरह से किया जा सकता है, अगर आप नोट करें कि 5 फैक्टोरियल ये होता है 5 4 3 2 1 इनकी प्रोडक्ट, और 5 इंटू 4 फैक्टोरियल भी लिखा जा सकता है 5 फैक्टोरियल को। इसी तरह से अगर हम जनरलाइज कर लें तो यूँ लिख सकते हैं कि n फैक्टोरियल n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, और अगर आप इंटरचेंज कर दें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, पुटिंग n इक्वल्स टू 1। अगर आप इस एक्सप्रेशन में n की जगह 1 पुट कर दें तो जो विद इन ब्रैकेट है वो 0 बन जाता है, और यानी ये 0 फैक्टोरियल है, और पीछे 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 फैक्टोरियल इज 0 फैक्टोरियल। यानी ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होने की वजह से जब 1 मल्टीप्लाई होता है तो जो भी नंबर होता है वही रिटर्न आता है इसका। 0 फैक्टोरियल, सो 0 फैक्टोरियल लेफ्ट हैंड साइड पर। राइट साइड पर आप चेक करें 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1। सो इस तरह से प्रूव हो जाता है कि 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1। याद रखिएगा कि हमेशा जब भी आपको 0 फैक्टोरियल लेना हो तो 1 के इक्वल है। 5p 7p5 ये बेसिकली जितने नंबर जो r होता है, जैसे 5 है यहाँ, आपने 5 टर्म्स लिखनी है और 7 से स्टार्ट करके, और एक एक नंबर कम करके इनकी प्रोडक्ट ले लेनी है। 7 से स्टार्ट करें तो 7 6 5 4 3, ये 5 टर्म्स बन जाती हैं। इनकी प्रोडक्ट परमुटेशन है, यानी 7p5। ऐसे ही 12p4, ये 4 टर्म्स होंगी। स्टार्ट करेंगे आप 12 से और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाएंगे, इनकी प्रोडक्ट ले लेंगे। 12 11 10 एंड 9 इनकी प्रोडक्ट बनती है ये 11 8 8 0। 5p3 इस तरह 5 इंटू 4 इंटू 3 प्रोडक्ट ले ली। 5p5 5 तक ये होगा, यानी n फैक्टोरियल बन जाता है, यानी ये 5 फैक्टोरियल बन जाता है। 5 फैक्टोरियल इज 120। एज पार्ट में कहा है कि आप इन तमाम क्वेश्चंस को अपने एक्सेल के फॉर्मूले के थ्रू करना है। जैसे फैक्टोरियल का फॉर्मूला एक्सेल में FACT इक्वल, सेल में आप इक्वल साइन लिखते हैं, फिर आप उसका फंक्शन लिखते हैं FACT, फैक्टोरियल से फैक्ट लिया गया 8 ब्रैक विद इन पैरेंथेसिस, एंटर करेंगे तो ये आंसर मिल जाएगा आपको। फैक्टोरियल के लिए FACT और परमुटेशन के लिए PERMUT, परमुट PERMUT। ठीक है। सो इस तरह से आप ये सारे जो पार्ट्स हैं A थ्रू G, इनको आप इन फंक्शंस के थ्रू आप इनको सॉल्व कर लेंगे। अब फॉर्मूला की डेरिवेशन पे देखें। NPR आप जानते हैं कि n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू n माइनस आर माइनस वन के इक्वल होता है। जितना r है उतनी टर्म्स आपने n से स्टार्ट करके असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स लिखते जाने हैं और उनकी प्रोडक्ट ले लेनी है। ये होता है परमुटेशन NPR। अब आप इन्हीं नंबर्स को एक फैक्टर से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, इससे जो नेक्स्ट टर्म आनी चाहिए वो n माइनस आर होगी। उससे नेक्स्ट टर्म जो डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएं तो n माइनस आर प्लस वन, इस तरह सो ऑन करते हुए आप 3 to 1 तक ले जाएं। ये सारा फैक्टर जो है आप इससे मल्टीप्लाई करें और इसी से डिवाइड कर दें। ठीक है। मैथमेटिकली हमने ये काम किया कि एक फैक्टर है n माइनस आर प्लस वन से लेकर 3 to 1 तक का फैक्टर मल्टीप्लाई कर लिया है और उसी से डिवाइड कर लिया है। सो जो न्यूमरेटर बनता है वो n से स्टार्ट करके एक एक नंबर कम करके आप टर्म्स लिखते जा रहे हैं और यहाँ तक कि ये 3 to 1 आ जाता है एंड तक। तो इसका मतलब बना ये जो भी न्यूमरेटर में एक फैक्टर लिखा हुआ है वो बेसिकली n फैक्टोरियल के इक्वल है। सो आप इसको n फैक्टोरियल डिक्लेयर कर देंगे, और जो डिनोमिनेटर में है वो भी आप अगर आप गौर करें n माइनस आर प्लस वन, n माइनस आर प्लस वन जब आप लिखते हो तो एक नंबर कम हो जाता है।
सो इस तरह से आप एक एक नंबर कम करते हुए प्रोडक्ट लेते जाएं और ये अप टू 3 to 1। सो ये भी एक ये पूरा का पूरा फैक्टर जो डिनोमिनेटर में है ये n माइनस आर फैक्टोरियल के इक्वल आ जाता है। लिहाजा आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखें तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। सो आप जो पीछे हमने क्वेश्चंस किए एन पी आर के उनको आप फार्मूले के थ्रू भी इस फार्मूला को यूज़ करते हुए भी आप कर सकते हो। जैसे 5p3 है तो 5 फैक्टोरियल और इनका डिफरेंस 5 माइनस 3 फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करते हैं तो 120 आंसर आ जाता है। सेम वही ऐसे ही है जैसे आपने ये 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल जब आप कैंसिल कर देते हैं तो आप गौर करें उतनी ही टर्म्स बच जाती हैं। 5 4 3 यानी 3 टर्म्स ही बच जाती हैं उनके प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप चाहे फार्मूला यूज़ कर लें चाहे आप जो मल्टीप्लिकेटिव रूल है उसके थ्रू परमुटेशन को सॉल्व कर लें। 12p4 पे भी गौर करें तो उसी तरह आप फार्मूला यूज़ करते हुए 12 फैक्टोरियल और डिवाइड बाई डिफरेंस फैक्टोरियल। सो यूँ आंसर ले सकते हैं आप। अगर आप देखें 5p0 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई डिफरेंस आपका 5 माइनस 0 फैक्टोरियल। सो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 यानी np0 1 के इक्वल होता है। n जो है वो n फैक्टोरियल के इक्वल होता है। ये भी आप फार्मूले में भी आप चेक कर सकते हैं। 0 फैक्टोरियल आपका 1 होता है। सो 5 फैक्टोरियल के इक्वल आ रहा है 120 आंसर है। सो यहाँ से दो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, एक np0 वो 1 के इक्वल होता है और दूसरा npn वो n फैक्टोरियल के इक्वल है। नेक्स्ट है ये कॉम्बिनेशन बेसिकली ये सिलेक्शन होती है, ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन है, या ऐसे कह लें कि ये कॉम्बिनेशन परमुटेशन से हटकर है। परमुटेशन में ऑर्डर का ख्याल रखा जाता है और यहाँ पर ऑर्डर जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। कॉम्बिनेशन मीन सिलेक्शन ऑफ थिंग्स, सिलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की इक्वल वेटेज, ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन को कॉम्बिनेशन कहते हैं। द वर्ड सिलेक्शन इज यूज्ड when the order of things has no importance. Combination are represented as NCR. In Excel formula for combination is COMBIN. Permutations का था PERMUT N, R यानी NCR का ये फॉर्मूला है। कॉम्बिनेशन से COMBIN। कॉम्बिनेशन को जी फॉर्मूला भी हमने याद रखने हैं। हाँ ये यूज़ कर सकते हो, आप यूज़ करें, बल्कि एक्सेल भी ऑपरेट करें साथ साथ। कंप्यूटर साइंस के आप स्टूडेंट हैं। पेपर पे तो हम सिंपल फॉर्मूला ही करेंगे ना। नहीं देखें, सारा कुछ पेपर ही नहीं होता। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो बेसिकली ये ट्रेनिंग होती है। आपको कंप्यूटर भी यूज़ करना आना चाहिए, कैलकुलेटर यूज़ करना आना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो पेपर तो बात की बात है ना कि उसको हमने एक्सेल में लेना या नहीं लेना, वो तो नहीं होता। अब हमारी लैब तो नहीं है बेसिकली। ठीक है, तो लेकिन ये अगर इस तरह यूजफुल इंफॉर्मेशन हो तो उनको ले लेना चाहिए। ठीक है जी सर, ठीक है। अच्छा देखिए, आप गौर कीजिएगा, अगर मैं सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात करूं तो अगर आप सेट पे गौर करें 1 2 1 2 इनको मैंने करली ब्रैकेट्स में लिखा है, तो ये कॉम्बिनेशन है 2 ऑब्जेक्ट्स का। सो ये 1A कॉम्बिनेशन बनता है इसका ना, 2 ऑब्जेक्ट्स हो। अगर इसके आप परमुटेशंस देखें तो वो 2 बन जाती हैं परमुटेशंस ऑर्डर होता है, ऑर्डर का ख्याल रखा जाता है। जैसे 1 2 है तो 1 2 और 2 1। ठीक है, ये बन जाती हैं परमुटेशंस 2 हैं। अगर आप इसी तरह से फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन की बात हो रही हो तो इसका मतलब परमुटेशन की बात हो रही है। सेम पोजीशन की बात हो रही हो कि मतलब कुछ इनामात हैं, एक ही तरह के इनामात हैं। अगर 8-10 जो प्लेयर्स हैं उनको दिए जा रहे हैं तो उसका मतलब है कि इक्वल वेटेज है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा प्लेयर पहले आ रहा है कौन सा बाद में आ रहा है। तो एक जैसा अगर प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है। हाँ, तब फर्क पड़ता है जब फर्स्ट पोजीशन का प्राइस कुछ और है और सेकंड पोजीशन का कुछ और है, तो वो फिर अपनी अपनी टर्न पर प्लेयर आएगा। जो फर्स्ट पोजीशन वाला है वो अपनी टर्न पर आएगा, इस तरह सेकंड वाला सेकंड पर आएगा। अब देखें और मजीद चेक करें, ए बी सी अगर तीनों ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हुए कॉम्बिनेशन देखें तो एक बनता है, लेकिन परमुटेशन देखें तो ए बी सी, चलें इनको भी मैं ऐसे लिख देता हूँ कि कैपिटल ए बी सी कर लें, ए बी सी, तो ये आपके कॉम्बिनेशन सिंगल कॉम्बिनेशन बनता है ना ए बी सी के साथ। लेकिन जब परमुटेशन ए बी सी तीनों ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हुए टोटल परमुटेशंस देखें तो वो ये 6 बनती हैं, जैसे कि ए बी सी, ए सी बी, बी सी ए, बी ए सी ए बी, सी बी ए, राइट। तो ये 6 परमुटेशंस बन जाती हैं। लेट वी एन ऑब्जेक्ट ए बी सी डी ई। एक और एग्जांपल चेक करें कि अगर फर्ज कर लें हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी सी डी ई तक, सो एन आपका बन गया 5। और अगर हम 2 ले लें, यानी दो दो के परमुटेशंस कितने बनेंगे, तो वो उसका फॉर्मूला है एन पी आर, एन एन यानी 5p2 20 के इक्वल आता है। सो 20 अरेंजमेंट्स बनेंगी, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट्स, यानी 20 परमुटेशंस होंगी दो दो की, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स 5 हों तो, लाइक ए बी, बी ए सी, सी ए, इस तरह से ये टोटल आपको शो हो रही है यहाँ, ये 20 है, तो 5p2 20 के इक्वल होती है। अगर हम इन्हीं को कॉम्बिनेशन में बदलना चाहें, सो सिंपल होता है कि अगर आप इनमें रेपिटेशन रिमूव कर दें, जैसे ए बी है तो बी ए ख़त्म कर दिया जाएगा, ए सी है तो सी ए ख़त्म कर दिया जाएगा। इस तरह रेपिटेशन अगर हम लेटर्स की रेपिटेशन के साथ अगर आ रहा है और ऑर्डर का ख्याल नहीं रखा जा रहा तो वो कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आपने ए बी, बस दो ऑब्जेक्ट्स का आपने कॉम्बिनेशन ले लिया, और बी ए और ए बी सेम थिंग, इक्वल वेटेज, सो बी ए कैंसिल कर दिया आपने, ए सी ले लिया, सी ए कैंसिल कर दिया, ए डी आपने टेकअप कर लिया और डी ए ख़त्म कर दिया। इस तरह टोटल कॉम्बिनेशन जो बनते हैं वो 10 है। जो आप रिमेनिंग देखें 4 3 2 1, ये 10 बन जाते हैं। तो कॉम्बिनेशंस बने 20 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि आर 2 था तो आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। इससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि हम परमुटेशन ले सकते हैं, परमुटेशन से कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, यानी अगर हम परमुटेशन को डिवाइड कर दें आर फैक्टोरियल के साथ तो वो कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि इस एग्जांपल में शो हो रहा है। अगर मज़ीद इसको एनहांस कर लिया जाए इसी एग्जांपल को कि 5 ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास ए बी सी डी ई, अगर आप तीन तीन ऑब्जेक्ट्स के परमुटेशंस बनाएं तो 60 बनते हैं, और ये शो कर दिए गए हैं ना, डायग्राम में शो कर दिए गए। अब 5p3 60 है, तो ये टोटल 60 है इस वक्त। सो अगर आप आगे इसी को कॉम्बिनेशन में बदलना चाहें तो फिर ये किया जाता है कि जो ए बी सी है तो जस्ट उनको हम पिकअप कर लेंगे एज अ सिलेक्शन, एज अ सेट, और बाकी इस तरह के जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं 3 लेटर्स ए बी सी से, जैसे बी ए सी, सी ए बी, वो सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसी तरह ए डी बी, जो रेपिटेशन है उनको जब ख़त्म कर दिया जाएगा तो वो कॉम्बिनेशन बन जाता है। लिहाजा परमुटेशन 60 आंसर आ रहा था, 60 को आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। आर इस केस में 3 है, सो 3 फैक्टोरियल जब डिवाइड हुआ तो 10, रिमेनिंग 10 बन जाते हैं। लिहाजा इन दो एग्जांपल से हमें ये आइडिया हुआ कि हमारे पास जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बनता है वो एन पी आर डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल के इक्वल होता है। relationship between combination and permutation, because in combination the order of elements in a given subgroup doesn't matter. This means that NCR will be less than NPR. ये डेफिनेटली NCR जो है वो कम होगा तादाद में NPR से, सो NCR इक्वल बन रहा है NPR डिवाइडेड बाई R फैक्टोरियल, या आप ऐसे लिख लें कि NPR इक्वल्स टू R टाइम्स R फैक्टोरियल टाइम्स NCR। ठीक है, ये रिलेशन भी आप इस तरह से आप यूँ लिख सकते हैं, दिस इक्वल्स टू R फैक्टोरियल एंड NCR। ठीक है, इसको आप
कॉम्बिनेशन और परमुटेशन को रिलेशन लिख सकते हैं। और जैसे कि आप समझते हो NPR इक्वल होता है n इंटू एन माइनस वन अप टू n माइनस आर माइनस वन। अब आप NCR के फॉर्मूले में इन वैल्यूज को रिप्लेस कर दें, तो NPR की जगह लिखें n इंटू एन माइनस वन, n माइनस टू एंड सो ऑन, n माइनस आर माइनस वन डिवाइडेड बाई, क्योंकि r फैक्टोरियल होता है कॉम्बिनेशन में, तो r फैक्टोरियल को लिखा है आपने r इंटू आर माइनस वन, आर माइनस टू एंड सो ऑन अप टू 3 to 1। इनको अगर न्यूमेरिकल इनके अगर सॉल्व कर दिए जाएं तो इसी फॉर्मूले से, जैसे 5 पे 2 नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1 और ऊपर 2 टर्म्स होंगी, इस परमुटेशन होता है। सो 5 इंटू 4, तो इनको सिंप्लीफाई करें तो आंसर 10। सिमिलरली 10C4 4 factorial will be in the divisor, 4 into 3 into 2 into 1 and 10p4 इन परमुटेशन जो है वो न्यूमरेटर में आएंगे, 10 9 8 and 7। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट द आंसर 210। फॉर्मूला भी अगर आप कॉम्बिनेशन में NPR का फॉर्मूला आप पुट करके इसका भी फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो, तो ये NPR होता है n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, क्योंकि ऊपर परमुटेशन है नीचे r फैक्टोरियल है कॉम्बिनेशन में, आपने फॉर्मूला NPR का लिखा n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये जो कॉम्बिनेशन में डिवाइजर में आ रहा है r फैक्टोरियल, ये वो है। अब इनको जब आपने सिंप्लीफाई किया तो वो बन गया NCR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब इसको भी फार्मूले के थ्रू आप इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे कि 5p2 यानी 5 फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल, r2 है 2 फैक्टोरियल और डिफरेंस फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट द आंसर 10। 10C4 को भी इसी तरह फार्मूला यूज़ करते हुए आप इनको एवेल्यूएट कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन के कुछ रिजल्ट्स हैं उनको ड्राइव किया जा सकता है, जैसे NC01 के इक्वल होता है। आप ऐसा करें कि जस्ट आप इसका फार्मूला लिखें, NCR का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, और फिर आप क्या करें कि NC0 लेने के लिए r को रिप्लेस कर दें 0 के साथ इस फार्मूले में। तो जैसे आपने r की जगह 0 लिखा है 0 फैक्टोरियल, यानी NC0 इक्वल्स टू n फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल, यू नो 0 फैक्टोरियल 1 होता है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n फैक्टोरियल 1, लिहाजा ये एक रिजल्ट बन गया NC0 1 के इक्वल होता है। सिमिलरली NCN ये भी 1 के इक्वल है। अब आप क्या करेंगे कि r को रिप्लेस कर देंगे n के साथ, सो NCR होता है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, लेकिन जब आपको लेना है NCN, सो r को रिप्लेस कर दें n के साथ, तो आपके पास बन गया n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल, क्योंकि 0 फैक्टोरियल 1 होता है इसलिए फिर आंसर 1 आ गया आपको। NCN 1 के इक्वल होता है। NC1 अगर आप देखें C पार्ट में तो वो n के इक्वल है। यहाँ भी आप सिंपली फॉर्मूला लिखें कॉम्बिनेशन का NCR का, और उसमें r की बजाय 1 लिख दें, r पुटिंग r इक्वल्स टू 1, सो NC1 जहाँ जहाँ r है उधर आपने 1 लगाया, और नीचे आपका बन गया n माइनस 1 फैक्टोरियल, ऊपर n फैक्टोरियल है, और इस n फैक्टोरियल को फर्दर आप यूँ स्प्लिट कर दें n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल के साथ, और ये जो टर्म है n माइनस 1 फैक्टोरियल ये कैंसिल आउट होकर आंसर आपको मिल गया n। सो NC1 n के इक्वल होता है। एक और फोर्थ भी एक रिजल्ट को प्रूव किया जा सकता है, NCN माइनस R इक्वल्स टू NCR। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को टेकअप करें तो इस लेफ्ट हैंड साइड बनाने के लिए आप फॉर्मूला में यूँ करें कि R की जगह आप रिप्लेस करें n माइनस R। यही किया, आप पुटिंग R इज इक्वल टू n माइनस R in the formula, so we get the NCN minus R, right, और ये n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r आपका इस वक्त है n माइनस r, सो n माइनस r फैक्टोरियल n माइनस r इस वक्त है n माइनस r, तो n माइनस विद इन द ब्रैकेट आप लिखें n माइनस r। सो जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो n से कैंसिल हो जाता है, r फैक्टोरियल
और ओवरऑल टर्म चेक करें, जो आपको रिजल्टेंट आपका मिला है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन है NCR, और अगर ये NCR है तो इसका मतलब है कि ये राइट हैंड साइड है। इस तरह से प्रूव हो जाता है कि NC n-R इक्वल्स टू NCR। और आप इन एग्जांपल्स में भी ये दिखाया गया है, जैसे 10C10 NCn1 होता है, NC1n के इक्वल होता है, और यहाँ जो 100C99 है, इस पे गौर कीजिएगा, तो इसका आप रिजल्ट यूज़ कर सकते हो, जो अभी हमने फोर्थ रिजल्ट प्रूव किया है कि ये अगर n माइनस R है तो यहाँ फिर आपका R बन जाता है 1। ठीक है, यूँ समझ लें कि इनका डिफरेंस 100 माइनस 99 1, तो आप कॉम्बिनेशन में इस तरह यहाँ लिख सकते हैं। अगर फार्मूला पे गौर करो तो यही हो रहा है कि NR जो है, अगर राइट हैंड साइड वाला देखें NCR, तो n माइनस R इनका डिफरेंस ले लें, वो इक्वल होता है, और नीचे n माइनस R और R इनको जमा करें तो n के इक्वल आ रहा है। ठीक है, सो n अगर आपका पास 199 है तो यहाँ n माइनस R क्या बन गया, 100 माइनस 99 यानी 1, और ये आप जानते हो कि NC1 n के इक्वल होता है, इसलिए 100 आ गया इसका आंसर। तो यहाँ तक तो एक कंसेप्ट मिला हमें कॉम्बिनेशन और परमुटेशन का। अब इनको यूज़ करते हुए कुछ एग्जांपल्स हम पिकअप करेंगे। जैसे एग्जांपल नंबर 13 में कहा गया है कि 3 एप्लीकेंट्स आर टू बी सिलेक्टेड एट रैंडम आउट ऑफ 4 बॉयज एंड 6 गर्ल्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ऑल गर्ल्स। देखें, यूँ सोल्यूशन को चेक करें ना, तो यूँ है कि बॉयज़ 4 हैं, गर्ल्स 6 हैं, तो इस तरह से टोटल जो पर्सन्स हैं वो बन गए 10। इनमें से 10 पर्सन्स में से 3 एप्लीकेंट्स सेलेक्ट करने हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स टू बी सिलेक्टेड वो 3 हैं। अच्छा, याद रखें, जब एक से ज़्यादा होता है तो फिर आप कॉम्बिनेशन यूज़ करते हो। अब आपके पास n ऑफ s सिंपल नहीं हो, 10 नहीं आएगा अब, क्योंकि आपने 3 सिलेक्ट करने हैं। एक करना होता तो n ऑफ s 10 के इक्वल ही होता, लेकिन ये क्योंकि एक से बढ़ गया है सिलेक्शन, तो अब आप कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे फॉर द वैल्यूशन ऑफ n ऑफ s। सैम्पल पॉइंट फाइंड करने के लिए, टोटल सैम्पल पॉइंट फाइंड करने के लिए यहाँ होगा NCR, यानी तीन सिलेक्ट करने हैं, हमें कैसे पता चलेगा हमने 3 लेने हैं? हाँ, ये क्वेश्चन में देखें 3 एप्लीकेंट्स आर टू बी सिलेक्टेड, ठीक है ना, ये चेंज कर सकते हैं, 3 एप्लीकेंट्स आर टू बी सिलेक्टेड। अगर यहाँ 4 करता तो हम 4 लिख देते, 2 कहता 2 कह देते, अगर 1 कहता हम 1 कह देते। सही है, जब 1 होता तो हम इसको सिंपली 10 लिख देते, वैसे भी हम इसको 10C1 लिख देते तो वो 10 के इक्वल आ जाना था। अब क्योंकि 3 है तो इसलिए 10C3 लिखा। अब 10C3 को पीछे हमने सॉल्व करना सीखा हुआ है, ये 120 के इक्वल आ गया। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी n ऑफ a, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ a डिवाइडेड बाय n ऑफ s, ये होता है। अब हमें n ऑफ a रिक्वायर्ड है, n ऑफ a में ये ऑल गर्ल्स का है, ऑल गर्ल्स के 3 एप्लीकेंट्स हैं, 10 में से उनमें से 3 सिलेक्ट हुए, तो वो तीनों गर्ल्स हों, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। हम एक इवेंट डिक्लेयर कर लेते हैं, लेट ए बी द इवेंट दैट आउट ऑफ 3 एप्लीकेंट्स सिलेक्टेड आर ऑल गर्ल्स। ऑल गर्ल्स के लिए यूं होगा, देखें बॉयज में से कोई ना हो, यही लिखा है, ये ऊपर आप न्यूमरेटर में देखें 4C0 इंटू 6 गर्ल्स हैं, 6 हैं, इनमें से तीनों के तीनों गर्ल्स हों, तो ये 6C3 कॉम्बिनेशन 6C3, इन दोनों की प्रोडक्ट लेकर डिवाइजर में आ जाता है n ऑफ s, और n ऑफ s आपने लिखा 10C3। अब आपको सॉल्व करना आता है, देखिए NC01 है इसलिए 1 आ गया। अब 6C3 अब कैलकुलेट कर लें, चाहे एक्सेल यूज़ कर लें, कैलकुलेटर यूज़ कर लें, या मैनुअली इनकी मल्टीप्लिकेशन से सिंप्लीफाई करके आप इसका आंसर ले लें। सो यहाँ आपको मिला 20, 1 इंटू 20 डिवाइड बाई 10C3, वो 120 है, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन द आंसर इज 1/6। So probability of all 3 applicants are girls, the probability is 1/6. Next question है, at least one boy
एट लीस्ट को समझिएगा, एट लीस्ट जब भी हो तो इसका मतलब होता है कि अगर अगर ये 1 है, एट लीस्ट 1, तो आपने 1 माइनस इसको 0 कर लेना है, 0 बॉय यानी नो बॉय। अगर यहाँ एटलीस्ट 2 होता है तो हम लिखते हैं 1 माइनस, फिर दो ऑप्शंस आती, अगर 2 होता है यहाँ तो फिर लिखते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो बॉय माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 बॉय, राइट। तो अब आप क्योंकि पहले पार्ट में हमने नो बॉय फाइंड कर चुके हैं, ऑल गर्ल्स का यही मतलब है ना, नो बॉय, 3 एप्लीकेंट्स ऑल आर गर्ल्स, दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं नो बॉय इन 3 एप्लीकेंट्स। So 1 minus 1 by 6 is 5 by 6 is answer. So इस तरह से कम दोबारा एक्सप्लेन कर दो, जी इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दो। दोबारा ऐसे देखें, जब आप प्रोबेबिलिटी 2 बॉयज की ली थी। हाँ, अगर फर्ज करें 2 बॉयज, यहाँ मैं लिख देता 2 बॉयज की प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट 2 बॉयज। सो फिर हम इस तरह लिखते हैं, इसकी दो 1 में से माइनस होनी प्रोबेबिलिटी, एक तो 0 वाली प्रोबेबिलिटी, एक आप 1 बॉय वाली भी माइनस करते हो, ठीक है, यूं होता। तो अगर यहाँ अब मैं लिख रहा हूँ एटलीस्ट 1, देखें अगर मैं लिखता हूँ एटलीस्ट 1 बॉय, यूं लिखा मैंने 1 बॉय, तो फिर आप ये 1 इधर से कैंसिल हो जाना था, ठीक है, फिर यूं आ जाना, यानी टोटल काउंटिंग पूरी हो रही है कि ऊपर में यहाँ पर 2 है, 2 नहीं आएगा, 2 माइनस, मैं बताता हूँ और मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप लिखते हो ना एट लीस्ट फर्ज कर लें, एट लीस्ट लिखा आपने 2, तो इसका मैथमेटिकली मतलब ये होता है, इसको यूं भी लिख सकते हो कि x ग्रेटर आर इक्वल्स टू 2, इसका ये मतलब होता है। और देखें इसको अगर मैं जब मैं प्रोबेबिलिटी के सेंस में लिखूंगा ना, तो देखिएगा इसको मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 यूं, तो राइट साइड पर भी ऐसे हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर आर इक्वल्स टू 2, 2 या 2 से ज़्यादा, और ये इक्वल होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2 यूं, ये है बेसिकली फॉर्मूला। लेस देन 2 क्या होगा, 1 और 0, और ये वही है, ये लेस देन 2। अगर यूं देखें ना, ये आपका लेस देन 2 है, लेकिन अगर जब आप लिखते हो प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 1 में, 1 केस में, देखिए जब आपने इसको लिखा 1, तो फिर आप इसको 1 यहाँ लिखोगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी लेस देन 1, और लेस देन 1 में कितने पॉइंट्स आएंगे, 0 आएगा, तो इसलिए ये 0 बॉय, नो बॉय। क्लियर हो रहा है। अगर एटलीस्ट आपके पास 3 आ जाता है, कोई बताएगा क्या लिखना चाहिए हमें, इसको मैं लिखूंगा 3 x लेस देन 3। हाँ जी शाबाश, ये x ग्रेटर इक्वल्स टू 3, तो यहाँ आ जाएगा x लेस देन 3, और लेस देन 3 में क्या क्या आएंगे, वो आएंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x, एक x आपका बनेगा 0, एक 0 बनेगा, ठीक है, फिर माइनस करोगे प्रोबेबिलिटी x 1 आएगा, और फिर आप माइनस करोगे प्रोबेबिलिटी x 2 मिलेगा आपको, लेस देन, ये बने हैं लेस देन 3, समझ गए। और इन्हीं को अगर मैं एट मोस्ट में वर्ड में चेंज करूं, अगर एट लीस्ट को एट मोस्ट का नाम दे दें, अब गौर कर कीजिएगा कि ये ऐसे बन जाएगा लेस आर इक्वल्स टू, ये होता है एट मोस्ट में फिर हमें 1 ये सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं होती 1 में से, ये देखें, फिर हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिंपली हम 1 का क्या मतलब है,
हाँ 1 में मैं बताता हूँ। ये जो ओवरऑल अगर मैं प्रोबेबिलिटी लूँ ना, देखें ऐसे में ये प्लस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2, ये ओवरऑल 1 के इक्वल होती है, यानी ऑल पॉसिबिलिटी की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। प्रोबेबिलिटी, ये रूल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल केसेस इज इज 1, इज 1, ये रूल है। probability of all possible cases of an event, occurrence of an event is 1। तो ये all possibility बनती है कि एट लीस्ट, यानी जो वॉइस हैं या दो से ज़्यादा हो या 2 से कम हो, ये all possibility बन गई ना, 3 एप्लीकेंट्स में all possibility बन गई, तो वो 1 के इक्वल है। इस रूल के तहत आप इसमें से देखें, अगर आप ये निकालना चाहें x ग्रेटर इक्वल टू 2, तो वो 1 माइनस कर लेंगे, यूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2। ये कॉम्प्लीमेंट रूल होता है बेसिकली। कॉम्प्लीमेंट रूल में यूं समझ लो, कॉम्प्लीमेंट रूल प्रोबेबिलिटी के अंदर ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगर यहाँ मैं टाइप कर दूं कि probability of A plus probability of A complement, probability of A complement, ऐसे लीजिए, probability of A complement, ये 1 के इक्वल होता है, दिस इक्वल्स टू 1। ये वो रूल है, कॉम्प्लीमेंट रूल। इसका मतलब ये होता है कि एक वाक्य का होना, जैसे पास होना है और ना होना पास, उन दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर लें तो वो 1 के इक्वल होता है। इसको कॉम्प्लीमेंट रूल कहते हैं। और यहाँ से मैं ये चीज़ फाइंड कर सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है ना। या ऐसे भी लिख सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, यानी ये वाला जो ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट। बेसिकली यही रूल उसूल इम्प्लीमेंट हो रहा है इस वक्त। अगर इसको मैं ए कहता हूँ, x ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 2, अगर x ग्रेटर आर इक्वल्स टू 2, इसको मैं अगर फर्ज कर लेता हूँ कि ये a है, लेट a इक्वल्स टू x ग्रेटर आर इक्वल्स टू 2, तो फिर a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बताएंगे आप? इस हिसाब से फिर आपका a कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए? फिर वो a कॉम्प्लीमेंट इससे अदर देन, यानी x लेस देन 2 होगा, यानी वो ना हो, a ना हो, वो आपका कॉम्प्लीमेंट होता है। तो इस कॉम्प्लीमेंट के तहत हम यूं लिख रहे हैं 1 माइनस करके, ठीक है। ये था एट लीस्ट के लिए। अब बेटा एट मोस्ट में इस तरह से लेते हैं, अगर मैं फर्ज करें एट मोस्ट 2 करता हूं तो वो मैक्सिमम 2 है, यानी 2 आर लेस देन 2। और 2 आर लेस देन 2 को डेफिनेटली आप समझते हो कि आप इस तरह लिखेंगे कि x एक तो 0, और ये कहाँ तक जाएंगे हम, ये 2 तक जाएंगे, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, और फिर प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 2। ये 2 आर x लेस आर इक्वल्स टू 2, एट मोस्ट 2 की सेंस ये बनती है। अगर आप एट मोस्ट 1 कर लें, एट मोस्ट 1 में क्या बनेगा आपका, लेस आर इक्वल्स टू 1, और लेस आर इक्वल्स टू 1 कहाँ तक लेंगे टर्म्स, वो लेंगे इतनी टर्म्स,
लेस आर इक्वल्स टू 1। अगर ऊपर वाला फॉर्मूले से करें तो वो भी माइनस नहीं आता है। जैसे ऊपर वाले फॉर्मूले में हमारे पास लिखा है कि p इंटू एक्स ग्रेटर देन 2 हाँ प्लस हाँ, p इंटू एक्स लेस। तो सर अगर हम लेस देन 2 को यहीं पर रखें और वो जो ग्रेटर देन 2 है उसको वहाँ लेके जाएं तो माइनस ही होगा 1 में से। किसकी बात कर रहे हैं? एक मिनट, मुझे ये बात कंप्लीट कर लेने दें, फिर मैं आपकी बात सुनता हूँ प्लीज। ये एट मोस्ट 3 अगर लिखा जाए, एट मोस्ट 3 में आप ऐसे लिखते हो लेस आर इक्वल्स टू 3, और लेस आर इक्वल्स टू 3 को आप 3 तक 0 से स्टार्ट करके 3 तक आप लिखेंगे, ठीक है। फिर आप यहाँ तक लिखेंगे, यानी प्लस यहाँ आ जाता है आपका x इक्वल्स टू 3, यूं बन जाता है, सॉरी x इक्वल्स टू 3, फिर एट मोस्ट 3 ये होता है। अब आप क्वेश्चन करें मुझे बता करके क्या पूछ रहे हैं, एटलीस्ट इस तरह बोले कि कौन सी लाइन है, क्या पूछना चाह रहे हैं? सर ये जो आपने फॉर्मूला बताया था ये p इंटू कंप्लीट। एक्स इज ग्रेटर देन, हाँ ठीक है, सर इससे नीचे वाला जो 2 की फॉर्म में है जो ये आपने लिखा अच्छा है ये वाला ये वाला। जी जी, इसमें ये क्या क्या कह रहे हैं? जी सर इससे नीचे वाला इसका जो फॉर्मूला कॉम्प्लीमेंट, है सर वो जो इक्वल्स टू 1 के है। ये अच्छा ये वाला फॉर्मूला, जी सर ये वाला। हाँ जी। तो अगर इसके अंदर जैसे हम एट मोस्ट वाला केस निकालें मतलब लेस देन 2 वाला तो वो तो 1 माइनस p इंटू एक्स ग्रेटर देन नहीं 2 नहीं नहीं आता नहीं, है। हाँ मैं बताऊं, ये तो एट लीस्ट ये एट मोस्ट बनता है, ये सॉरी एट लीस्ट बनता है यहाँ ये वाला, इसको तो आप लिख सकते जी हो, सर देखो इसको तो आप लिख सकते हो ना कि प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 2, ये लिख सकते हैं एट लीस्ट 2, लेकिन आप ये नहीं लिख सकते कि मैं इसको एट मोस्ट लिख दूं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो नो इक्वल, सर ये आपने एटलीस्ट वाली ऐसे ही निकाली है ना कि p इंटू एक्स एक्स इज लेस देन 2 को आप दूसरी तरफ ले गए हैं हाँ इक्वल के। जी जी, ये वाली अगर हम एट मोस्ट के लिए निकालें तो तब भी तो हम इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएंगे और तब भी 1 में से ही माइनस होगा। वो देखें हो जाता है, देखें फर्ज करें ये लेना चाह रहे हैं एट मोस्ट 2, आप इस तरह करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स, यहाँ ग्रेटर देन 2 आ जाएगा ना, ग्रेटर देन 2, यूं भी कर सकते हैं, सही कह रहे हैं ये। सर तो फिर इसके अंदर भी तो माइनस होगा 1 में से। 1 में से तब माइनस होगा ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2, जी सर वो ग्रेटर देन 2। हाँ जी देखें ग्रेटर देन 2 क्या बचता है, थ्री एप्लीकेंट्स की सूरत में वो बचता है, एक बचता है ना 3, ग्रेटर देन सर 2, ग्रेटर देन 2 में तो 0 फिर 1 और 2 तो नहीं आएंगे। ये ऐसे आ जाएगा, देखें ये तीनों इक्वल एक्सक्यूज है। मी सर। एक मिनट पूरी बात होने देना, एक यही वाला रिजल्ट है ना, दो तरह से हम हासिल कर सकते हैं, या तो ये देखें एक्स लेस आर इक्वल टू 2 को इस तरह लिख लें जो आखिरी लाइन लिखी हुई है, लेस आर इक्वल टू 2, ठीक है, या फिर आप 1 में से माइनस कर लें ऐसे, एक्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन 2, वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 2 कितना होता है 3, या 1 में से 3 की प्रोबेबिलिटी माइनस कर लें और या फिर 0 से लेकर 2 तक ऐड कर लें, सेम थिंग होता है, एक ही मतलब है वो, ये देखो एट लीस्ट में भी वही मतलब है आपका, 2 या 2 से ज़्यादा मालूम कर लें या एक में से माइनस कर लें लेस देन 2, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे चलता है, ऐसे रूल बनता है। आप किसी भी तरह ये जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे ना एट लीस्ट एट मोस्ट के, उसमें ये दोनों बातें मैं क्लियर करूंगा दोबारा कि 1 में से माइनस करके और डायरेक्ट उसकी जो जो भी इसका स्टेटमेंट है एट लीस्ट में ग्रेटर आर इक्वल्स टू 2 और एट मोस्ट में ग्रेटर लेस आर इक्वल्स टू 2, उन दोनों सूरतों में इंशाल्लाह उसको वहाँ एक्सप्लेन कर लेंगे और आप देखोगे दोनों के आंसर सेम आ रहे होंगे। जी ठीक है, लेक्चर ज़्यादा हो रहा है, आपका भी लेक्चर है मेरा भी लेक्चर है,
तो आज के लेक्चर को यहाँ हम एंड कर लेते हैं। तो इसमें हमने ये देखा कि ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1 है। इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ, इन्हीं से आप ड्राइव कर सकते हो। इसको सब्जेक्ट बना लें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट को, वो इक्वल होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी ऐसे सब्जेक्ट बन सकता है, तो वो बनेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। सो यूँ हमने देखा कि एट लीस्ट और एट मोस्ट को किस तरह से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर आगे देखें, एग्जाम्पल 14। A bag contains 14 identical balls, 4 of which are red, 5 black and 5 white. 6 balls are drawn from the bag. Find the probability that 3 are white, at least 2 are white. कंटेंट्स आपको एक बैग में बाल्स के कंटेंट्स इस तरह दिए गए हैं कि आइडेंटिकल हैं, उनके कलर डिफरेंट हैं। रेड 4 हैं, ब्लैक 5, वाइट 5, इस तरह से टोटल आपको बनते हैं 14। जब ड्रॉन, एक बार नोट करने वाली है कि 6 balls आर टू बी ड्रॉन, तो यही आप लिखोगे कि अगर 1 होता, एक बार ड्रॉ किया जाता, तो एन ऑफ एस बनता 14, लेकिन क्योंकि ड्रॉन बाल्स हैं 6, इसलिए एन ऑफ एस ऑल पॉसिबल जो आउटकम्स बनते हैं वो 14C6 बनते हैं। इसको सॉल्व करते हो तो आप 3003, एन ऑफ एस 3003 बनता है। पहला पार्ट है 3 आर वाइट, तो आप इसको फर्ज कर लें, एक इवेंट बना लें, लेट ए बी द इवेंट दैट आउट ऑफ 6 ड्रॉन बाल्स 3 आर वाइट, यानी आउट ऑफ 6 ड्रॉन, ऐसे कर लेना, आउट ऑफ 6 बाल्स 6 में से जो हैं 3 वाइट हैं, अगर आप लिख देंगे 3 आर वाइट। ये हमने कि 6 में से जो 3 बाल हैं वो वाइट हैं, या 3 आर वाइट, जस्ट इतना भी लिख सकते हैं दैट द बाल्स 3 आर वाइट। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। सो आप ऐसे करेंगे बेटा कि वाइट हैं 5, उसको आपने मेंशन कर लेना है, और रिमेनिंग अदर्स में आप लीजिए जैसे 9, यानी 5 + 4 9, टोटल बने 14। अब एन ऑफ ए से मुराद है कि जो 6 में से हैं वो 3 वाइट होने चाहिए, तो ये 5 वाइट हैं, तो 5C3, और रिमेनिंग 9C3। ये 9 इसलिए करना पड़ा है हमें कि हो सकता है कि एक 3 वाइट है और 2 ब्लैक, एक रेड है, या 2 रेड एक ब्लैक है, या तीनों रेड हैं या तीनों ब्लैक हैं, तो ये पॉसिबिलिटी सब की सब इसमें शामिल हो चुकी है इस 9 कंबाइन करने की वजह से। वरना हमें ये सारे केसेस बनाने पड़ते कि 3 वाइट 3 ब्लैक करते एक दफ़ा 3 वाइट के साथ, फिर 3 रेड करते, और 2 ब्लैक एक रेड करते, 2 रेड एक ब्लैक करते, इस तरह से तमाम पॉसिबल हम इस तरह कॉम्बिनेशन बनाते। तो इसको टैकल इस तरह से कर लिया गया है कि आपने 5 वाइट कर लिए हैं और रिमेनिंग आपने कर लिया 9, तो उसको आपने अदर्स में लिख लिया। सो यहाँ आपने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिस इक्वल्स टू एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस। अब जिस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दी, तो इस तरह से हमें आंसर मिल गया। और फर्दर है कि अगले पार्ट में हमने इसको फर्ज कर लिया कि सेकंड पार्ट में उसने पूछा है कि एट लीस्ट 2 आर वाइट, तो हमने फर्ज किया लेट बी बी द इवेंट दैट आउट ऑफ 6 ड्रॉन बाल्स और एट लीस्ट 2 आर वाइट, उनमें से 3 जो हैं वो वाइट हैं। आप इस तरह भी लिख सकते हो कि बी बी द इवेंट दैट एट लीस्ट 2 आर वाइट। तो 2 वाइट, अब देखिए गौर कीजिएगा, 2 या 2 से ज़्यादा, एटलीस्ट 2 का मतलब ये होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा वाइट हो। हमें याद रहे कि हमें 6 बाल ड्रा करने, तो 6 ड्रा करने के लिए आपको 2 वाइट जब करने होंगे तो 4 आपको अदर्स में से लेने होंगे। अगर 3 वाइट हैं तो 3 अदर्स से होंगे, 4 वाइट हैं तो 2 अदर्स से होंगे, और 5 वाइट हैं तो 1 अदर से।
अब 6 के 6 भी वाइट हो सकते थे, लेकिन हमारे पास कंटेंट्स वाइट के 6 नहीं है, वो 5 हैं, इसलिए ये 5 तक हम इसको लेकर चलेंगे। अब ये आपके एटलीस्ट 2 के ज़ुमरे में 2 वाइट, 3 वाइट, 4 वाइट एंड 5 वाइट, 6 वाइट भी हम लिखते अगर हमारे पास वाइट बॉल ज़्यादा होते, 5 से ज़्यादा होते तो हम अगला केस भी साथ मेंशन करते साथ। अब यहाँ कैलकुलेशन में आप इससे कॉम्बिनेशन ओपन करें, ये सारी काउंट करके आप उसके बाद फार्मूला अप्लाई कर दें n ऑफ b ओवर n ऑफ s, तो इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी मिल जाती है आपको। 15 एग्जाम्पल में three distinct integers are chosen at random from the first 20 positive integers. Compute the probability that their sum is even, their product is even. आपके पास 20 इंटीजर्स हैं, डेफिनेटली उसमें 10 आपके इवन बनते हैं, 10 ऑड बनते हैं, तो 3 इंटीजर्स आपको चूज करने हैं। पहला इसका एन ऑफ एस बन गया आपके पास 23, 11, 40, और पहला पार्ट है देयर सम इज इवन। देखिए सम इवन तब होता है या तो आपके पास तीनों के तीनों इवन हो, या फिर आपके पास एक इवन हो और 2 ऑड हो। ये बाजरा गौरतलब मैं क्या कह रहा हूँ, अगर फर्ज कर लें आपके पास बॉल्स 2 नंबर्स हैं और 2 इवन है, फर्ज करें इस तरह इवन है और तीसरा भी इवन है, तो ठीक है, इनका जो सम बनता है वो भी इवन बनता है, ठीक है ना। और अगर ऐसा हो कि 2 ऑड हो और 1 इवन हो तो गौर कर लें, यस, फिर भी आपका इवन बनता है। तो सम के केसेस में इवन 2 पॉसिबिलिटीज बनती है कि तीनों इवन आ जाएं, या फिर होता है कि 2 ऑड हो और 1 इवन हो। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन है 10C3, ये तीनों इवन है और ऑड में से कोई भी नहीं है। इस तरह यहाँ देखें 10C1 का मतलब 1 इवन है और 2 ऑड है 10C2। सो इस तरह से हमने इसको कंप्यूट किया तो 570 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड कर लिया हमने। बी इसके सेकंड पार्ट में इसने कहा कि द प्रोडक्ट इज इवन। देखिए प्रोडक्ट तब इवन हो जाती है जब एक नंबर भी इवन आ जाए, तो वो प्रोडक्ट इवन हो जाती है। तो आप इस तरह से लगाएं फार्मूला 1 माइनस नो इवन, एटलीस्ट वन इवन, कम अज कम एक भी इवन हुआ तो वो प्रोडक्ट इवन हो जाती है। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन इवन, ठीक है, एट लीस्ट वन इवन, तो वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आपने कहा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो इवन। नॉट इवन में 10C0 यानी इवन में से कोई भी नहीं है और 10 ही ऑड है, तो 10C3 और डिवाइड बाई 20C3, 1 में से माइनस करें, सो इस तरह आंसर आ जाता है। 16 एग्जाम्पल में ऑफ 12 eggs in a refrigerator, 2 are bad. From those 4 eggs are chosen at random to make a cake. What is the probability? Exactly 1 is bad, at least 1 is bad. आपके पास इस तरह एग्स के कंटेंट्स गिवन है 2 बैड एंड 10 गुड, टोटल इज 12, एन ऑफ एस 4 eggs are to be chosen, 4 eggs are, देखें यहाँ लिखा था ना, from those 4 eggs are chosen at random, so 4 eggs are to be chosen, so n of s is 12C4 495. फर्स्ट पार्ट इज एक्जैक्टली 1 इज बैड, यानी आउट ऑफ 4 में से एक बैड हो, 2C1 और 10C3, तो इसको आप डिवाइड करें एन ऑफ एस के साथ, इसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाती है। सेकंड पार्ट में एटलीस्ट 1 इज इवन, उसको यूं भी कर सकते हैं 1 माइनस नो इवन करके, या फिर एटलीस्ट 1 इवन में आप ले जाएंगे इसको 2 तक, क्योंकि आपके पास एटलीस्ट 1 एग इज बैड, 1 बैड, 2 बैड है टोटल ओवरऑल, तो इसके आप 2 तक ले जाने के लिए आप 1 बैड एंड 2 बैड एग्स, 1 बैड के लिए 2C1 10C3 प्लस 2 बैड्स के लिए 2C2 10C2। सो यूं आप इसकी कैलकुलेशन से इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। The face cards are removed from the full pack. Out of the remaining 4 are drawn at random. What is the probability that they belong to different suits? फेस कार्ड्स जब आपने रिमूव कर लिए हैं तो डायमंड आपके 13
पत्ते होते हैं डायमंड में, इसमें 3 कम हो जाएंगे। इस तरह हर सूट से 3-3 पत्ते कम हो गए, तो टोटल आपके 40 बन गए। कितने ड्रा करने हैं ये, आउट ऑफ द रिमेनिंग 4 आर ड्रॉन, 4 ड्रा किए जाने हैं। तो 4 कार्ड्स आर टू बी ड्रॉन 4 हैं, तो 4 एन ऑफ एस बनता है 40c4, टोटल कार्ड्स 40 हैं, तो ये आपके पास एन ऑफ एस बना। पहला पार्ट है इसका, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट बिलोंग टू डिफरेंट सूट्स। 4 के 4 डिफरेंट सूट से हों तो वेरी सिंपल, 10c1 10 डिफरेंट सूट से आए। यहाँ आपने ये व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे बिलोंग टू डिफरेंट सूट्स, यहाँ 4c1 नहीं होना बल्कि 10c1, ठीक है, क्योंकि सूट से सूट आपके पास उनमें कार्ड्स हैं, ये हैं आपके पास 10 ईच है, ठीक है। तो 10c बेटा इसे ठीक कर लीजिएगा, मैं कर भी रहा हूँ। तो 10c1 तो ओवरऑल ये तमाम के तमाम 10c1 10 होता है। सो 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, इस तरह से यूँ हमारी कैलकुलेशन आ जाएगी। तो 4 0 हो जाएंगे 1 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाता है। और इसको भी आप 10c4 नहीं आएगा, नहीं, एक आएगा, क्योंकि 4 हमें चाहिए टोटल, एक आएगा हर एक से। 4 सूट है ना, हर सूट से एक आएगा, तो टोटल 4 बन गए। 10c1 का मतलब कि पहले सूट से एक आ जाए, और मल्टीप्लाई का मतलब और दूसरे सूट से एक आ जाए, तो इस तरह 4 सूट से एक आया, तो टोटल 4 बन गए। सो इस तरह से आपका 10,000 बन जाता है। तो 10,000 डिवाइडेड बाई, चेक करें ज़रा आंसर देखें कितना आता है। 10,000 और डिवाइडेड बाई ये जो नंबर है आपका, इससे डिवाइड करके चेक करें। अगर 10,000 को आप डिवाइड कर लेते हैं इस नंबर से, तो आंसर आपका बनता है 0.11 कर लेते हैं। 0.149। हाँ जी, ये आ गया जी। इसको आप लिख लें 0.109 0.109 जी, ये आंसर आ जाता है। सो इस तरह से आप आंसर लिख लेते हैं। क्लियर हो गया ना? अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, अ नॉर्मल पैक ऑफ 52 कार्ड्स कंटेन्स 4 एसेस and 48 other cards. Find the probability that at random 13 cards contains 4 aces. ये 13 कार्ड्स आपको ड्रा करने हैं, और पहले पार्ट में है कि 4 एसेस हों। एसेस देखें 4 हैं, तो 4c4, रिमेनिंग कितने होंगे 48c9। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये बन जाती है। बी में नो एस, आप इसको 4c0 कर लेंगे, और जो अदर देन एसेस हैं तो 48 है, 48c13, राइट। इस तरह से ये दो पार्ट। एट लीस्ट वन एस, हाँ इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। एट लीस्ट इसको अगर मैं देखूं तो वो यूं हो जाएगा, एट लीस्ट यहाँ देखें, एट लीस्ट वन एस, तो इसको कैसे करेंगे एट लीस्ट वन को, इसको ये थर्ड पार्ट था आपका, ये आपका थर्ड पार्ट है। अच्छा, एट लीस्ट वन इज, इसको भी आपने फर्ज कर लेना है। फर्ज कर लें कि ये सी है, लेट सी बी द इवेंट दैट, सी बी द इवेंट दैट at least one is, at least one is, इसको हमने सी डिक्लेयर कर लिया, और यूं ही आप इनकी कैलकुलेशंस करें। इसकी कैलकुलेशंस में कैलकुलेशन में आप इस तरह से कर लें कि
अब देखिए एटलीस्ट 1 में क्या होना है कि 1 माइनस नो कर लेना। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी मेंशन कर दूं, यहाँ मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ C is equals to 1 minus प्रोबेबिलिटी नॉइज, ठीक है, 1 माइनस नॉइज। और नॉट एज की प्रोबेबिलिटी ये आपके पास है, तो अब आप 1 माइनस और ये आपके पास इस तरह आ जाती है। तो आप माइनस करके देखिए कितना बनता है, 0.G6 9 6 एंड 2, यूं आंसर आ जाता है एट लीस्ट 1 के केस में। क्लियर हुआ? तो ये एट लीस्ट जब आप करते हैं ना एट लीस्ट 2 एसेस, तो इसी पार्ट को हम इसको फर्दर बढ़ा देंगे। ये आपने सी कहा कि आपके पास 1 एस, इसको मैं अब 2 एसेस में ले जाता हूँ। फर्स्ट कर लेते हैं, ये डी है, डी स्टैंड्स फॉर एट लीस्ट 2 एसेस, 2 एसेस, और इसको डी हमने डिक्लेयर किया हुआ है। अब ये क्या आएगा, 1 माइनस नो एस और माइनस 1 एस, प्रोबेबिलिटी 1 एस, ठीक है। और 1 एस की प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ फाइंड करनी होगी। ये 1 एस की प्रोबेबिलिटी हमने नहीं, ये 4 एस की थी। अब हमें 1 एस की प्रोबेबिलिटी फर्दर मजीद हमें फाइंड करना है। नो एस की तो है, और 1 एस की प्रोबेबिलिटी कैसे आ जाएगी, ये आप कॉम्बिनेशन से इसको फाइंड कर लेंगे। लाइक ये है, फर्स्ट कर लें, तो इसमें आपकी कैलकुलेशन में इजाफा ये होगा। नो एस का तो ऑलरेडी हमें मालूम है, और ये 1 एस की प्रॉपर्टी इस तरह से बन जाएगी, यानी 4C ये बना बेटा 4C1 कर लें, और बाकी हमारे पास कितने होंगे, 12 होंगे। तो इनकी कैलकुलेशंस आप यहाँ से आप सॉल्व कर लें कि आपको रिक्वायर्ड है, एक चाहिए आपको 4C1, और एक आपको रिक्वायर्ड है 48C12, ठीक है। तो ये आपके पास कॉम्बिनेशंस 4C1 का मिला आपको 4, यानी अब यहाँ प्रोडक्ट ले लेंगे 48C12, यस, और ये 48C12 है, और मल्टीप्लाइड बाई 4C1 यूं बनता है, और इसको हम डिवाइड कर लेंगे इस नंबर को, जो ओवरऑल हमारे पास कॉम्बिनेशन है 52C13, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऐसे बन जाएगी, दिस डिवाइडेड बाई दिस वन। सो आंसर 0.44 आता है, आंसर आपके पास 0.44, इसका 0.44 आता है, ठीक है। सो अब आपने ये जो वैल्यू है इसको आपने यहाँ से पुट करके आंसर ले लेना है। तो आई थिंक आप इसको फर्दर स्टेप्स सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास आंसर
इतना आया है ना, एक सेकेंड, इसका आंसर है 0.44, यस, ये बना 0.44। अब आप माइनस कर लें, 1 माइनस ये बन गया 0.7438, 7438। सो जब आप 1 में से माइनस करते हैं तो 0.2 और 5, फिर ये आ जाता है 6 एंड 2। सो यूं आंसर आपको मिलता है, ठीक है, एटलीस्ट 2 के केसेस में ये आपके पास आंसर है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, इसको आप यहाँ लिखेंगे, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, आई थिंक आप समझ गए होंगे, एटलीस्ट 2 के केसेस में ये आपके पास आंसर आ गया। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल में 1 मिनट वेट करें प्लीज। ये ठीक है, इस तरह से देखें। फर्दर आप ये एग्जांपल देखें, 19, इफ अ सिमेट्रिकल 6-sided die is thrown 4 times, what is probability that at least 1 6 appear? इसमें भी आप at least का कंसेप्ट यूज करते हुए इसको देखें कि एक डाई जब रोल करते हैं तो उसमें 6 ना आना, वो 5/6 प्रोबेबिलिटी है, 6 का ना आना, नो 6 इन सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई, ठीक है। और जब आप ये कहते हैं कि नो 6 इन 4 थ्रो, ये वन थ्रो में 6 ना आने के चांसेस हैं, 1 थ्रो में, सिंगल थ्रो। जब आप इसको कहते हैं कि 4 थ्रोस, 4 दफ़ा ये थ्रो किया गया, 4 थ्रोस के अंदर ऑफ अ डाई, इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर ऐसे समझ लें कि इसको आप इसकी पावर 4 कर लेंगे, ठीक है, इसकी पावर हम बढ़ा देंगे 4, रेज टू द पावर 4 हो जाएगा। तो यूं मैंने इसकी रेज टू द पावर 4 कर दी, राइट। अब देखें, एटलीस्ट 1 6 अपीयर इन 4 थ्रोज ऑफ अ डाई, तो यूं आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नो 6 अपीयर्स इन 4 थ्रोज ऑफ अ डाई रोल। तो 1 माइनस ये वो प्रोबेबिलिटी है, नो 6 इन 4 थ्रोज। एटलीस्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करते हुए 1 माइनस नो 6, तो यूं हमने इसको सॉल्व किया है, राइट। इसी तरह कॉम्बिनेशन का और भी क्वेश्चन है, स्टोर रिसीव्स 5 रेड शर्ट, 10 green shirts, a random sample of 5 shirts is selected, determine the probability that it contains at least 3 red shirts। तो वही at least 3 red shirts में रेड आपके पास 5 हैं, at least 3, 4 या 5, ठीक है। इन सबको हमने ऐड कर लिया और ऐड करके इसका यूं हमने आंसर ले लिया। और अगला पार्ट, इट कंटेन्स 1 रेड शर्ट, एग्जैक्टली 1 रेड शर्ट आउट ऑफ 5, 5C1 और 10C4, तो इस तरह से हम कैलकुलेशन कर दें। If 5 persons shake hands in each other once, find total number of handshakes। 5 लोग हैं, वो आपस में हाथ मिलाए हमने, तो कितने हैंडशेक्स बनते हैं वो काउंट करने के लिए ये भी बेसिकली आपका कॉम्बिनेशन बनता है। 5 लोग 5C2 10 आ जाते हैं, तो ये टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स 5C2।
कैसे, इसकी एक्सप्लेनेशन देखें। अगर फर्स्ट कर लें ABCDE, ये 5 पर्सन्स हैं। ए ने बी से हाथ मिलाया, ए ने सी से मिलाया, ए ने डी से, AE, इस तरह बी ने सी से हाथ मिलाया, बी ने डी से, तो टोटल आपके पास इस तरह से 10 आ जाते हैं। और इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए उन्होंने कहा कि अगर हैंड शेक्स इतने हों तो कितने लोग हैं वहाँ। अगर 45 हैंड शेक्स हुए हैं किसी पार्टी में तो कितने लोग हैं। इफ़ देयर इज़ अ पार्टी एंड एवरी पर्सन शेक्स हैंड्स with each other once and there are 45 handshakes, how many people are there at the party, पार्टी में कितने लोग हैं। अब देखिए हैंडशेक्स का फॉर्मूला NC2 होता है। NC2 को आप इस तरह लिखते हो n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल, और ये 45 है टोटल हैंडशेक्स, ठीक है। अब यहाँ से n फाइंड कर लें, आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला बन गया n² -n -90, और इधर से आप फैक्टराइज कर लिया आपने। फैक्टराइज करने के बाद n इक्वल टू 10 आ रहा है, एक n इज इक्वल टू -9 है। -9 को आप इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जो ज़ीरो लिखा होता है ना, ये ज़रा इसको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। अगर मैं ये लिखता हूँ ना इफ़ x y इक्वल्स टू 0, इसके इसके 3 मीनिंग्स होते हैं। आइदर देखें, या तो ऐसा होता है कि आइदर x 0 है, या फिर ऐसा होता है कि y 0 है, और या फिर ऐसा होता है कि बोथ आर ज़ीरो, या ये कंसेप्ट होता है। अब इसमें या तो ये फैक्टर यानी n-1 0 है, या n+10 0 या n+9 0 है, या दोनों 0। अब ये इसमें पहला केस एग्जिस्ट कर रहा है कि n-10 इक्वल्स टू 0। कैसे पता चला? क्योंकि n आपके नंबर ऑफ पर्सन नेगेटिव नहीं होते। तो इसलिए अगर 10 लोग होंगे पार्टी में तो 45 हैंडशेक्स बनते हैं। A box contains 4 red, 4 white, 5 green balls. There are 3 are drawn from the box. Together, find the probability that they may be all of different colors, all of same colors. तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने सोर्स वाला क्वेश्चन किया, ऑल ऑफ डिफरेंट कलर्स में 3 ड्रा करने, तो हर एक से एक एक बॉल ड्रा किया जाए। 4C1, 4C1, 5C1, और टोटल क्योंकि 3 ड्रा करने हैं तो टोटल 13 है। एन ऑफ एस आपका बना 13C3। तो इस तरह से कैलकुलेशन कर ली। अब वो कह रहा है कि अगले पार्ट में कि ऑल ऑफ सेम कलर में या तीनों रेड हों, या तीनों वाइट हों, या तीनों ग्रीन हों। तो तीनों रेड के लिए ये प्रॉपर्टी बनती है 4C3, 4C0। आप इसको 9C0 भी लिख सकते थे ऐसे ही। 4C3 जो सेकंड वाइट है वो 4C3 करने के बाद अब बाकी आप 0 कर लेंगे। ऐसे ही जो ग्रीन है 5C3 बाकी 0, यानी 4C0, 4C0। तो यूं कैलकुलेशन से 9/143 आंसर आ जाता है। अब बैग कंटेन्स 3 वाइट and 2 black balls. If 2 balls are drawn at random, what is probability that both balls are white, both are of different colors? बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने जो प्रीवियस एग्जांपल्स हमने सॉल्व किया है। इस एग्जांपल में 45 में ये है कि फ्रॉम द ग्रुप ऑफ 6 men, 8 women, 5 people are chosen at random. Find the probability that there are more men than women. ज़्यादा आदमी हों, 5 लोग सेलेक्ट करने हैं, ज़्यादा आदमी होने चाहिए। आदमी यहाँ 6 हैं और ख़वातीन 8 हैं। तो ज़्यादा मर्द हों तो मोर देन वीमेन, जी ज़्यादा मैन हों तो उसमें 5, तो इसका मतलब 3 मैन हों या 4 मैन हों या 5 के 5 मैन हों। ये मोर मैन देन वीमेन के केसेस में आता है। इन तीनों की प्रॉपर्टी हमने फाइंड करके इस तरह से ओवरऑल प्रॉपर्टी फाइंड कर ली कि 3 men, sorry, probability there are more men than women out of 5, and these 5 are selected out of 14 persons. ठीक है। सो इस तरह से यहाँ तक आप इस लेक्चर को आज कर लें कंप्लीट। ये आपको मैंने एक PDF फाइल भी शेयर की हुई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम एक नया कंसेप्ट लेकर आएंगे। वो है आपका पोकर हैंड्स।
तो पोकर हैंड्स को इंशाल्लाह क्या है ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा। इसको आप लोग भी तब तक आप खुद से अंडरस्टैंड करने की ट्राई कीजिएगा। पोकर हैंड्स इसकी डेफिनेशन ज़रा आपने सीखनी है, समझनी है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन किया जाएगा।